हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल physicsedu.com में। मैं दिनेश सेपट, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के परिचय की। तो यहाँ भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स के नाम से जानते हैं, और ये जो फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, और इस फ्यूसिस शब्द को हम हिंदी भाषा में कहते हैं प्रकृति, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है नेचर। तो हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है प्रकृति। अब बात करें कि प्रकृति किसे कहेंगे, तो हम बात करते हैं प्रकृति की। तो जो प्रकृति है उसको हम सामान्यतः दो घटकों में या दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें से पहला भाग होता है इसका द्रव्य अर्थात मैटर, और दूसरा भाग होता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। आप देखो फ्रेंड्स, बेसिक डिफरेंस क्या होता है द्रव्य यानी कि मैटर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी में। इनकी पहचान कैसे करेंगे, अर्थात किसे हम द्रव्य कहेंगे और किसे हम ऊर्जा यानी कि एनर्जी मानेंगे। तो इनमें हम अंतर करने के लिए इनकी मैं कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं। अगर इनको हम ध्यान में रखते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा भाग तो इसका द्रव्य है, कौन सा भाग इसका ऊर्जा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ द्रव्य की, द्रव्य किसे कहेंगे। तो ये सारी जो पहले विशेषताएं लिखी हुई है वो सभी की सभी है मैटर यानी कि द्रव्य की विशेषता है। नंबर एक, जो द्रव्य की पहली विशेषता है वो ये है कि ये जो द्रव्य है वो स्थान घेरता है, अर्थात द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, कोई स्पेस कवर करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। नंबर दो, ये दृश्य होता है, अर्थात द्रव्य उसको कहेंगे जो कि दृश्य हो, अर्थात विजुअल हो, जो हमें आसानी से दिखाई दे सके, उसको हम दृश्य कहेंगे, उसको हम द्रव्य कहते हैं। नंबर तीन है अंतिम इसकी जो विशेषता है, जिसका एक निश्चित भार हो, अर्थात द्रव्य वह होता है जिसका एक निश्चित भार होता है, अर्थात ये वेट गेन करता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ आपका एक मोबाइल फोन रखा हुआ है। हम जानते हैं मोबाइल की एक निश्चित लंबाई भी होती है और इसकी चौड़ाई भी होती है, अर्थात एक लेंथ है और एक वाइड है। तो यह जहां भी रखा जाएगा, जिस स्थान पे इसको रखा गया है, तो ये कोई ना कोई स्थान को कवर करेगा, किसी न किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो अगर ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम इस मोबाइल फोन को द्रव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरी बात करें कि ये दृश्य भी है और इसका एक निश्चित भार भी होगा, तो ये एक अच्छा सा उदाहरण है द्रव्य के लिए। इसी प्रकार से अपने आसपास में जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही है जो विजुअल है हमारे लिए, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, ये चौक है, ये भी द्रव्य की श्रेणी में रखी जा सकती है। अगर हम बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ऊर्जा आपकी वो जस्ट अपोजिट होती है इस द्रव्य की, अर्थात ऊर्जा वह होती है जो स्थान नहीं घेरती है, मतलब जो आपकी एनर्जी है वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, कोई स्थान नहीं घेरेगी। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि ये अदृश्य होती है, अर्थात ये दिखाई नहीं देती है, मतलब ये वाकई इनविजिबल है, अर्थात ये दिखाई नहीं देगी। तीसरी और इसकी अंतिम विशेषता होती है कि ऊर्जा का कोई भार नहीं होता है, मतलब ये वेटलेस होती है, जो कि अपोजिट है द्रव्य की तीसरी विशेषता के। क्योंकि यहाँ द्रव्य का देखिए एक निश्चित भार होता है, जबकि एनर्जी का कोई निश्चित भार नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपके प्रकृति के दो मुख्य भाग, द्रव्य और ऊर्जा। अब हम ऊपर चलते हैं और द्रव्य और ऊर्जा के आधार पर इसकी बड़ी परिभाषा बनाते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। फिजिक्स की परिभाषा क्या दी जाए, इसे कहा जाएगा फिजिक्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिजिक्स क्या होती है कि प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो बहुत सारी घटनाएं जो डेली यानी रोज घटित होती है हमारे सामने। अगर मैं बताना चाहूं तो जैसे कि दिन और रात का बनना, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, बादलों का बनना, बरसात का आना, हवाओं का चलना, ये दैनिक जीवन में घटने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका हम अध्ययन जो करते हैं वो विज्ञान की शाखा में करते हैं, भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो इन्हीं घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहेंगे। अब देखिए, ये जो भौतिक विज्ञान है इसको दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। एक शाखा है इसकी त्रिसम्मित भौतिकी और इसी की दूसरी शाखा है आपकी आधुनिक भौतिकी, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इधर आपका त्रिसम्मित भौतिकी जिसको हम क्लासिकल
यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है प्राचीन या पुराना, प्राचीन या पुराना। तो ये वो भौतिक विज्ञान की शाखा है जो कि प्राचीनतम है, जो सन 1900 के पहले पढ़ी गई थी, सन 1900 के पहले पढ़ी गई थी। उस भौतिक विज्ञान की शाखा को नाम दिया गया है चिरसम्मित भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स। दूसरी जो शाखा है जिसका आविष्कार हुआ सन 1900 के बाद में, और इस शाखा को कहते हैं आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दो शाखाओं में क्यों बांटा गया, तो इसका कारण देखिए क्या होता है। ये जो शाखा है चिरसम्मित भौतिकी सन 1900 के पहले पढ़ी गई थी, और इस शाखा के जनक की अगर मैं बात करूं तो इस शाखा का जनक था न्यूटन, जिनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो चूंकि इसको चिरसम्मित भौतिकी इसलिए कहा जाता है, सन 1900 के पहले जो न्यूटन ने ये भौतिकी दी थी, न्यूटन ने जो अपने नियम वगैरह दिए थे, उनके अंदर ये ज्ञात नहीं था कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। अर्थात इस शाखा के अंदर द्रव्य को अलग मानकर और ऊर्जा को अलग मानकर इनका अलग अलग ही अध्ययन किया जाता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया चिरसम्मित भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। मतलब इस शाखा में द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण ज्ञात नहीं था, इन दोनों को अलग अलग मानकर इनका अध्ययन किया जाता था। अब अगर बात करें इसकी भी कुछ शाखाएं हैं, तो जो आपकी चिरसम्मित भौतिकी इसकी जो पहली शाखा है इसका नाम होता है यांत्रिकी, इसको हम अंग्रेजी भाषा में मैकेनिक्स बोलते हैं। और बात करें कि यांत्रिकी किसे कहेंगे, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति यानी कि मोशन का अध्ययन किया जाएगा। गति से संबंधित सिद्धांत, गति से संबंधित नियमों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम कहते हैं यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। देखिए यहाँ गति का मतलब आप भलीभांति जानते होंगे, गति को अंग्रेजी भाषा के शब्द मोशन से लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा के शब्द मोशन से लिखा जाता है। और गति का तात्पर्य होता है कि अगर किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तो पिंड की वह अवस्था गति की अवस्था कहलाती है। अगर किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन आ रहा है, मतलब देखिए अगर कोई पिंड आपका इस निर्देशांक के अंदर मूल बिंदु O पे रखा है और टाइम के साथ में अगर ये अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेता है, जैसे कि मूल बिंदु से चलकर ये x अक्ष पे यहाँ तक ट्रेवल कर जाता है, तो हम समझ पा रहे हैं कि समय के साथ t1 टाइम पे, t2 टाइम पे और t3 टाइम पे इसकी स्थितियां परिवर्तित हो रही है लगातार, तो ये जो पिंड है आपका गति की अवस्था में कहलाएगा। फिर देखिए दूसरी जो शाखा है, इसकी इंपॉर्टेंट शाखा है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानी जाती है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर स्थिर आवेशों, केवल और केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश मतलब ये दो आवेश है जो किसी भी स्थिति में गतिमान नहीं है, केवल स्थिर रहते हुए ये जो परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, आकर्षण, प्रतिकर्षण, इनके गुण, इनके नेचर, ये कौन कौन से प्रभावी क्षेत्र बनाते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। इसकी तीसरी शाखा की अगर हम बात करें उसका नाम है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण और अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम कहते हैं ऊष्मागतिकी। और अंतिम इसकी शाखा होती है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। चिरसम्मित भौतिकी की अंतिम जो शाखा है उसको हम प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स कहते हैं। और इस प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश यानी कि लाइट का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश क्या होता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या क्या इसके गुण प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं व्यक्त करता है, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि सारी घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है प्रकाशिकी। ठीक है, तो ये तो थी आपकी चिरसम्मित भौतिकी की कुछ शाखा है। और ये चिरसम्मित भौतिकी का जनक याद रखिए सर आइजैक न्यूटन था। अब हम चलते हैं भौतिक विज्ञान की दूसरी वृहद शाखा आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आधुनिक भौतिकी है उसका जन्म हुआ था सन 1900 के बाद में। और इसके जनक की मैं पहले बात कर लेता हूं। इसका जो जनक था वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन आधुनिक भौतिकी के जनक किसको माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन
अपना एक प्रसिद्ध समीकरण दिया था, जिसको हम जानते हैं क्या था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे E का मतलब है एनर्जी से, M यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान से, और जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का वेग को शो कर रहा है। यहाँ पे E आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, M आपका मास यानी कि द्रव्यमान है, और जो C है वो लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण के आधार पे ये समझा गया कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, और जो आपका मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब ये कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अर्थात इन दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। बस इसी समीकरण के बाद में और इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने के पश्चात इस शाखा का जन्म हुआ, अर्थात आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का जन्म हुआ। तो इस शाखा के अंदर जो आपका द्रव्य है और जो ऊर्जा है इनका परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, और ये वो शाखा है भौतिक विज्ञान की जो पर डे अपडेट होती है। अर्थात इसमें नई घटनाएं जुड़ जाती है, हर रोज कोई ना कोई आविष्कार, कोई ना कोई घटना होती है जो इसमें जोड़ी जाती है। मतलब ये है कि ये डेली अपडेट होती है। अगर हम बात करें इसकी शाखाओं की, तो इसकी भी कुछ शाखा है। अगर इसकी पहली शाखा की बात करूं तो इसकी जो पहली शाखा है उसका नाम है नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान की जो पहली शाखा है वो होती है नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। अब बात करें किसे कहेंगे नाभिकीय भौतिकी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु के नाभिक का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी के अंदर परमाणु के सेंटर में उपस्थित नाभिक, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक के गुण, नाभिक का द्रव्यमान आदि का अध्ययन किया जाता है। ये नाभिकीय भौतिकी थी जिसकी वजह से हमारे को न्यूक्लियर वेपन्स प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं परमाणु बम वगैरह की, तो जितने भी घातक हथियार है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जो परमाणु भट्टियों में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ये सब संभव हो पाया है इस नाभिकीय भौतिकी की वजह से, जो जन कल्याण में कार्य कर रही है। और इसकी दूसरी अगर हम बात करें तो इसको हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में काम में ले रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नाभिकीय भौतिकी के द्वारा ही कुछ चिकित्सकीय उपकरण और साथ में कुछ आइसोटॉप्स बनाए गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम 24, आयोडीन 131, और साथ में बात करते हैं कोबाल्ट 60। तो ये कुछ ऐसे घटक, ऐसे अवयव है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न रोगों के उपचार में काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तो ये भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है, जिसकी बदौलत हमारे को आज बहुत सारे उपकरण, सस्ते और हल्के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। इनके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन की, और एलसीडी, एलईडी, ये जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट या उपकरण देख रहे हो वो सभी इस इलेक्ट्रॉनिक की ही देन है, जिसकी वजह से ये हमें बहुत ही कम दर के ऊपर मिल जाते हैं, बहुत ही हल्के हैं और बहुत ही कम विद्युत खर्च पे इनको चलाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कि विद्युत का खर्च इनको चलाने में नहीं के बराबर होता था। अगर आप तुलना करें पहले वाले उपकरणों की, वो काफ़ी भारी भरकम हुआ करते थे, विद्युत का खर्च भी ज़्यादा होता था और महंगे भी पड़ते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक ही आई है तब से चीज़ें सस्ती हुई है और हल्की हो गई है। तो ये सारा जो हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक की वजह से ही हुआ है। तो ये थी आपकी भौतिक विज्ञान की दो बृहद शाखाएं, चिर समृद्ध भौतिकी और दूसरी आपकी है आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यांत्रिकी जो थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ध्यान देना कि ये यांत्रिकी वही काम करती है जहां पर न्यूटन के लॉ काम कर रहे हैं, अर्थात जो न्यूटन ने अपने नियम दिए थे, जहां पर वो नियम काम करते हैं वहीं पे ये शाखा वहां तक ही सीमित है। अर्थात वो पिंड जिनकी गति प्रकाश यानी कि लाइट के वेग की तुलना में बहुत बहुत कम होती है, उन्हीं के लिए
ये यांत्रिकी लागू होती है। अगर पिंडों का वेग तुलनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा होता है, यानी लाइट की वेलोसिटी है, लाइट का वेग है या प्रकाश का वेग है उसके तुल्य है या उसके इक्वल है, तो वहाँ पे न्यूटन के नियम काम नहीं करते हैं। तो वहाँ पे वहाँ पे इस यांत्रिकी को नहीं पढ़ा जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए आप, जहाँ तक न्यूटन के नियम लागू हो रहे हैं, जिस वेग तक ये लागू होते हैं वहाँ तक यांत्रिकी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।